नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने सेक्शन ए कवर कर लिया था जो क्लास 10th का था। तो आज हम इस लेक्चर में सेक्शन बी को कवर करेंगे और यहाँ पे आपके पास 9 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक 2 मार्क्स का रहेगा। तो 18 मार्क्स का रहेगा ये वाला सेक्शन बी। तो शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे फोकस करो। 336 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है आपने, यानी कि 336 के अभाज्य गुणनखंड फाइंड आउट करने हैं। तो ये पहले 2 से जाएगा क्योंकि इसके इकाई के अंक में आपके पास एक सम संख्या है, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और फिर से जाएगा 2 से, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर से जाएगा 2 से, तो ये आएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर से जाएगा 2 से, तो ये आएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 21 जो है वो 2 से भाग होता नहीं है, 3 से जाएगा ये, 3 सत्ते 21, 7 7 से भाग होगा क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है। तो आपके पास 336 के गुणनखंड क्या है? 336 के गुणनखंड है आपके पास 2 गुणा 2। कितनी बार है? 1 2 3 4 बार 2 है और 3 गुणा 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आए। आप इसको और तरीके से कैसे लिख सकते हो? 2 की घात आप यहाँ पे 4 लिखोगे, 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7, तो ये रहेंगे इसके 336 के अभाज्य गुणनखंड। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है इसकी गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 है। तो आप यहाँ पे हम घातांक के नियमों का उपयोग करेंगे। इसकी घात कोई भी नहीं है तो इसकी हम घात 1 लिख देंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसमें आधार एक जैसा है तो घात प्लस हो जाती है जब गुणा होता है बीच में। तो 2 की घात 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 गुणा 3 गुणा 7, क्योंकि 3 और 7 सिंगल गुणनखंड है तो हम एज इट इज रखेंगे इसको। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। तो मैंने आपको यहाँ ये बताया कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखा है ये हमने यहाँ पे, तो आपको समझ आ गया होगा। तो मूव करेंगे हम आगे। अगला क्वेश्चन है द कोऑर्डिन राम के घर के निर्देशांक 6 और 0 है और श्याम के घर के निर्देशांक 0 और 8 है। राम और श्याम के बीच की घर के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपने, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ये। तो हम मान लेते हैं कि ये P और Q है। तो ये राम के घर के निर्देशांक यहाँ पे 6 और 0 है। मेन बात ये है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन कैसे हल होगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 घर के बीच की दूरी निकालनी है तो यहाँ पे दूरी सूत्र का इस्तेमाल होगा और इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए, निर्देशांक दिए। तो पहले वाले को हम x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2 मान लेते और इसको y2 मान लेते। अब दूरी का सूत्र क्या है आपके पास? दूरी का सूत्र आपको आता होगा, आपको याद होगा दूरी सूत्र। ये रहेगा आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू रख दो, आपको x1 और x2, y1 y2 का पता है। तो x2 कितना है आपके पास? 0 माइनस x1 कितना है? 6, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास? y2 है 8 और y1 है 0, 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर और ये वर्गमूल ऊपर है। तो 0 माइनस 6, तो ये आएगा माइनस का 6 का वर्गमूल और ये आएगा 8 का स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल। और मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जब भी आपके पास ऋणात्मक संख्या की घात, यहाँ आप देखो इसमें ऋणात्मक संख्या की घात जब सम संख्या होती है तो यहाँ पे घात 2 है। अगर घात 2 4 6 8 हो तो माइनस खत्म हो जाता है, तो हम इस माइनस पे फोकस नहीं करेंगे। और 6 का वर्गमूल कितना होता है? 6 का वर्गमूल वर्ग होता है, सॉरी, कितना? 36 और 8 का वर्ग कितना होता है? 64। अब दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपके पास 36 प्लस 64 कितना हुआ? ये हुआ 100, 100 का वर्गमूल। ये आया 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। 100 का वर्गमूल 10, तो यहाँ पे 10 इकाई है।
इनके बीच, घर के बीच की दूरी क्या है, 10 इकाई है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये किलोमीटर में होगा तो ये किलोमीटर हो गया, और अगर ये मीटर में है तो ये मीटर रहेगा आपके पास। इकाई का मतलब यहाँ पे मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर, जो भी है, जो भी यूनिट होंगे तो आपने ये देख लेना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ आया होगा। बार बार अभ्यास जरूर करें आप, क्योंकि ये क्वेश्चन नोटबुक उस पे बुक पे नहीं है, तो इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो आपने अटेम्प्ट जरूर करना है। दूरी की बात हो रही है तो यहाँ पे दूरी सूत्र का इस्तेमाल करें, वो आपको बहुत अच्छे से आता है। कोऑर्डिनेट क्योंकि दिए आपको कोऑर्डिनेट, तो इन्हीं का उपयोग करके आपने दूरी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे भले ही राम और श्याम दिया है, दूरी सूत्र का उपयोग आपने करना है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। तो आपने ध्यान में रखना है ये सारी बातें, और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है आपने। आगे आपके पास ये साइन 60 प्लस कॉस, यहाँ पे कुछ वैल्यू दी है, तो इसको ये तो आपको पता होना चाहिए इसके जो वैल्यूज है, और ये हल करना है आपने। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपको दिया है, इसको हल करेंगे हम। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, प्लस साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो ये सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, अंडर रूट 3/2। वैसे ही कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू भी आपके पास क्या होती है, अंडर रूट 3/2। वैसे ही आपके पास साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है आपके पास अंडर रूट 3/2, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो ये कॉस 60 का वैल्यू होता है आपके पास 1/2। तो ये है आपके पास, ये वैल्यू रख दी आपने। अब क्या करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला टर्म्स और ये वाले भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इनको। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे जब, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 आपके पास 3 होगा, और 2 गुणा 2 आपके पास 4 होगा। वैसे ही यहाँ पे अंडर रूट 3/4, तो ये आएगा आपके पास। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही आता है। कैसे, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 कितना होता है, अंडर रूट 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे ये समान भिन्न होगी, तो आपने यहाँ पे हर का लघुत्तम लेना है, तो इसका एलसीएम आएगा 4, और ये रहेगा 3 प्लस अंडर रूट 3। तो ये आपके पास आंसर आया। इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे आप, इतना ही रखेंगे। तो ये आंसर आ गया आपके पास, और ये 2 मार्क्स में आया है क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिया है आपको। तो फर्दर मूव करेंगे हम। अगला 20वां क्वेश्चन है आपके पास, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में आपके पास ये दो दिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई बराबर है 4। जैसे कि नाम से पता चल रहा है प्रतिस्थापन, तो कोई वैल्यू प्रतिस्थापित करनी है आपने, तो इनको नाम दे दो समीकरण 1 और समीकरण 2। तो किसी एक समीकरण का उपयोग करो और एक चर का मान निकालो। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या मिला आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और ये y पार को ले जाओ, या कोई भी एक चर को यहाँ रखना है आपने लेफ्ट हैंड साइड में, और एक चर को राइट हैंड साइड ले जाओगे। तो x मैं यही रख रहा हूँ, ये बन गया 14 माइनस एक्स, 14 माइनस वाई ले जाओ पार को, तो 14 माइनस वाई, और इसको नाम दे दो समीकरण, इसको नाम दे दो समीकरण 3। अब आपने x का वैल्यू कहीं भी रख देना है, तो मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं, प्रतिस्थापित करना है यहाँ पे। तो x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे रख दो। रखने पर क्या मिला आपको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x की जगह क्या रखना है, 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई बराबर है 4। तो ये ब्रैकेट हटा दो, तो ये बनेगा 14 माइनस वाई बराबर है 4। तो ये 14 इस साइड को ले जाओ, 4 की साइड को, और ये
माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो गया, -2y, ऐड हो जाएगा ये, तो 4 माइनस 14, ये प्लस का 14 था, ये आर को आया तो माइनस का 14 बन गया, तो ये बना -2y बराबर है माइनस का 10। और यहां से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास 2y कितना आ गया, 10 आया। और यहां से y का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे y का वैल्यू आया 10/2, विच इज इक्वल टू 5। जब 10 को 2 से भाग दोगे तो कितना आया, 5 आया। तो y का वैल्यू आपको मिल गया। इसी तरह आपने x का वैल्यू निकालना है, तो y का मान समीकरण 3 में रखोगे आप, समीकरण 3 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रखने पर आपको वैल्यू वही मिलेगी। तो यहाँ पे आप रखेंगे तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो y की जगह क्या रखना है आपने, 5 रखना है, 14 - 5, तो 14 - 5, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया आपके पास, 9 आया। तो इस तरह आपके पास प्रतिस्थापन विधि से x और y जो आपके पास ये समीकरण रहेंगे, द्विघात सॉरी, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण रहेंगे, तो उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मूव करेंगे हम आगे, अगला क्वेश्चन है आपके पास, समीकरण के मूल ज्ञात करने आपने, तो आपके पास दो मेथड रहेंगे यहाँ पे, या तो गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करो, या फिर आप श्रीधर या द्विघाती सूत्र विधि का इस्तेमाल करो। तो मैं उसी विधि का इस्तेमाल करूंगा। ये है आपके पास 2x² प्लस 7x + 5 √2। हमने मूल फाइंड आउट करना है, तो तुलना करेंगे हम सबसे पहले। अगर आपको द्विघात समीकरण को हल करना नहीं आता है, तो मेरी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवाया है आपको। फिर भी कोई परेशानी रहती है तो आप मुझे दोबारा भी कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा। तो अभी मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये श्रीधराचार्य का द्विघाती सूत्र विधि जो है वो आती है अच्छे से। तो तुलना करोगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपके पास a का वैल्यू कितना आया, √2, b का वैल्यू कितना आया 7, और c का वैल्यू कितना आया 5√2। तो सबसे पहले हम विविक्त कर निकालते हैं, और विविक्त कर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। और इस विविक्त कर से हमें ये पता चलता है कि इसके मूल कैसे होंगे। तो ये रहेगा 7 का वर्ग माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है आपके पास 2, और बी कितना है, सी कितना है 5√2। तो इसको कर दो सॉल्व, 7 का वर्ग कितना होता है 49, माइनस ये आपस में 5 का 20, कितना हुआ ये जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4ac। तो ये 7 का वर्ग, ठीक है, 7 का वर्ग 49 है। और ये जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आया, ये 5 का 20 और 20 दूनी 40, तो ये आया 40। कैसे हल किया ये मैं यहाँ कर देता हूं। 4 × 5, इनको तो डायरेक्ट गुणा किया, 5 का 20, और √2 गुणा √ कितना हो गया, ये हो गया 2, और 20 दूनी हो गया 40, तो ये कितना आया आपके पास 9 आया। तो ये क्या है आपके पास धनात्मक आया, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 हुआ। तो इसके कैसे मूल होंगे, तो यहां से हमें ये पता चलेगा d ग्रेटर देन 0। तो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल संभव है इसके, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल संभव है। तो इसके दो वास्तविक मूल होंगे, और कैसे होंगे, वो दोनों ही अलग अलग होंगे, वो विविक्त कर से हमें पता चलता है। तो हमने विविक्त कर निकाल दिया, और हमने वहां से पता कर दिया कि इसके मूल कैसे होंगे, मूल की प्रकृति कैसी होगी। तो मूल निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास, मूल निकालने का फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, वैल्यू रख दो। तो ये कितना आएगा आपके पास, इसको मैं नेक्स्ट उस पे करता हूं, x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 7 है, प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू कितना है 9 अपॉन 2a, a का वैल्यू कितना है अंडर रूट 2। तो यहां करते हैं इसको, x की वैल्यू आई आपके पास -7 प्लस माइनस 9, अंडर रूट 9 किसके बराबर होता है 3 के बराबर, अपॉन 2 अंडर रूट 2, ये आया आपके पास। फिर फर्दर सॉल्व करो, -7, एक बार प्लस रखना है आपने और एक बार माइनस रखना है, तो ये आएगा आपके पास -7 -3 अपॉन 2 अंडर रूट 2। तो कितना आया ये आएगा आपके पास x -7 जमा 3 माइनस का 4 बटा 2 अंडर रूट 2, और ये आया -7 -3 दोनों जुड़ जाएंगे और निशान आएगा माइनस का 2 अंडर रूट 2। तो यहां से ये काट सकते हो आप, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो कितना आया ये x का वैल्यू आया -2, 2 बटा अंडर रूट 2, और यह -5 अंडर रूट 2। तो ये मूल आया आपके पास, ये मूल रहेंगे इसके। जैसे कि हमने विविक्त कर से पता लगाया कि अगर d ग्रेटर देन 0 है यानी कि धनात्मक है, तो दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो हमारे पास दो अलग अलग मूल यहाँ पे प्राप्त होंगे। तो इसका अभ्यास आप जरूर करें, बार बार देखिए रफ कॉपी पे करके। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझे जरूर बताएं। अब क्वेश्चन नंबर 22, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाली गई गेंद लाल है। तो कुल गेंद कितनी है देख लेते हैं। कुल गेंदे कितनी है आपके पास, 3 लाल प्लस 5 काली गेंदे हैं, तो कुल कितनी हुई, 8 गेंदे कुल हुई, 8 गेंदे कुल हुई। तो यहाँ पे प्रायिकता निकालनी है किसकी, तो P से हम डिनोट करेंगे। किसकी प्रायिकता निकालनी है आपने, लाल गेंद की, लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी है आपने। तो लाल गेंद की प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होगा, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। तो आपके पास कुल परिणाम 8 है, कुल परिणाम आपके पास कितने हैं 8 है, और संभावित परिणाम लाल गेंदे है कितनी, तो 3 लाल गेंदे है 3, तो संभावित परिणाम भी 3 होंगे। तो 3/8 आई प्रायिकता लाल गेंद निकालने की, लाल गेंद। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या आ गई, 3/8। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। रफ कॉपी पे बार बार अभ्यास जरूर करें आप। आगे मूव करेंगे, अगला है आपके पास इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। और दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है इसमें, दोनों हल करेंगे हम। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करें आप। ये आपके पास एक वृत्त है, ये आपके पास एक वृत्त है, और वृत्त पर असंख्य बिंदु होते हैं, वृत्त पर असंख्य बिंदुओं का समूह होता है ये, और हर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। हमने थ्योरी वाले पार्ट में भी सीखा था कि हर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और केंद्र केंद्र और स्पर्श रेखा के बीच हमेशा ही एक समकोण बनता है। तो यहाँ आपसे कुछ इस तरह का ही पूछाएगी, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त से केंद्र। अब ये लंब है, पहले ही बोल रखा है यहाँ पे, परंतु आपको ये बोला क्या कि ये लंब जो है ये केंद्र से होकर गुजरता है, तो आपने ये प्रूफ करना है। तो चलो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे एक वृत्त बना देता हूं, इसको इरेज कर देते हैं, हम दोबारा बना देते हैं।
ये एक वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, और इस स्पर्श रेखा को मैंने नाम दिया ए बी, और ये यहाँ पे पी बिंदु है और ये केंद्र है, तो ये ओ है, और ये पहले ही समकोण बनाता है। पर हमने ये सिद्ध करना है कि जो ये ओपी है ये केंद्र से होकर गुजर रहा है। तो दिया क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। दिया है, मैंने आपको बोला था कि ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन को आपने स्टेप्स में लिखना है। दिया क्या है आपको, नंबर 1 पे एक वृत्त दिया है, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है। और नंबर 2 पे क्या दिया है आपको, नंबर 2 पे ए बी स्पर्श रेखा दी है, ए बी स्पर्श रेखा है। और जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श कर रही है, ये दिया है आपको। जिसका मतलब क्या है, अर्थात P बिंदु वृत्त का स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। चलो ये दिया है आपको, अब सिद्ध क्या करना है, आपको लिखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, ये लिखा है यहाँ पे, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब स्पर्श, ये क्वेश्चन में लिखा है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये आपने सिद्ध करना है। तो रचना क्या करी आपने, रचना अगर करी है तो वो भी लिख दो, रचना ओ तथा पी को मिलाया, ओ तथा पी को मिलाया, ये रचना करी आपने। तो चलो इसको थोड़ा सा और प्रमाण लिख लेते हैं अब। यहां पे लिखोगे आप, क्योंकि ओपी वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि ओपी वृत्त की त्रिज्या है। आपको अभी बताया मैंने कि त्रिज्या और लंब के बीच, स्पर्श रेखा के बीच ही समकोण बनता है। तो ये इसका मतलब है कि ओपी क्या है, आपके पास त्रिज्या है। और ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण ओ पी ए, मतलब ये वाला कोण ओ पी ए और ये वाला कोण ओ पी बी, कोण ओ पी बी बराबर है 90 डिग्री। ये समकोण है, क्यों है, यहाँ पे लिखना है आपने, क्योंकि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पे लिखना है आपने, वृत्त के किसी बिंदु से, वृत्त के किसी बिंदु से, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, त्रिज्या पर लंब होती है।
लंब होती है, ये कारण दिया। या आप लिख सकते हो कि जो ओपी है, ओपी वो लंब है किस पर, ए बी पर। अब जब ये लंब है तो इसका मतलब है, यहां पे लिखना है क्योंकि त्रिज्या सदैव, जो त्रिज्या है वो सदैव कहां से जाती है, सदैव केंद्र से होकर, केंद्र से होकर गुजरती है, गुजरती है। अतः स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब सदैव, सदैव केंद्र से होकर, होकर गुजरता है। सिद्ध हुआ, यही आपको सिद्ध करना, गुजरता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में दिया है, घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 9:10 AM से लेकर 9:20 AM तक रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं जरा। इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ से मैं उठा लेता हूँ इसको। अच्छा, इसको देखते हैं। ये आपके पास ये घड़ी है और 9:10 से 9:20 तक, मतलब ये जो सुई है 10 कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, 5, 10, 15 और 20। तो यहाँ से यहाँ को कितना क्षेत्रफल ये रचेगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कितना है ये हमें पता करना है, ये वाला। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि इसके बीच का एंगल कितना है। तो सबसे पहले आपको एंगल कैसे निकालेंगे आप, क्योंकि 60 मिनट है, 60 मिनट में कितना घूमता है सुई, 360 डिग्री घूमती है। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 1 मिनट में घूमेगी 360/60, जीरो से जीरो चिकम चिकम 36। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 6 डिग्री घूमेगी। तो यहाँ 10 मिनट में कितना, 10 से 20 कितने मिनट हुए, तो 10 मिनट में, 10 मिनट में कितना कवर करेगी, ये करेगी 10 × 6 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल रहेगा, जो यहाँ पे ये वाला एंगल रहेगा, ये वाला एंगल जो ये थीटा रहेगा, ये कितना रहेगा, ये रहेगा 60 डिग्री। तो थीटा है यहाँ पे 60 डिग्री। और मिनट की सुई की जो लंबाई है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो आपने इतना एरिया कवर करवाना है, कितना, तो ये त्रिज्या खंड मानेंगे हम, त्रिज्या खंड का कोण, यानी कि थीटा कितना है, यह है आपके पास 60 डिग्री। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितनी है, ये है आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, रचित
क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्याखंड का फॉर्मूला थीटा बटा त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? गुणा पाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री बटा 360 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 6 का वर्ग। तो 6 का वर्ग कितना होता है? 6 का वर्ग होता है 360, सॉरी 6 का वर्ग होता है 36। तो यहां से 36 ढाई होता है कितना? 360। 10 से जीरो कैंसिल होगी। तो क्या मिला आपको? 6 गुणा 22/7, क्योंकि एक क्षेत्रफल है तो क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13। तो कितना है? 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आया। तो अगर आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी ले जाओ, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। तो ये आएगा आपके पास 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो मिनट की सुई है वो कितना एरिया कवर करेगी? वो करेगी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एक त्रिज्याखंड बनेगा और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा काम ये है कि आपको एंगल निकालना पड़ेगा। और एंगल कैसे निकलता है? क्योंकि ये जब पूरा जो एक सर्कल में घूमेगी जब सुई, तो कितना एरिया कवर करती है? 360 डिग्री का एरिया कवर करती है। तो 60 मिनट में कितना करेगी? 360। तो 1 मिनट का आपको पता करना है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करेगा। तो यहाँ अच्छा, तो 24वां क्वेश्चन देखो। सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे करेंगे हम? माना 5 माइनस अंडर 3, उल्टा मानना है आपने। ये जैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो मान लेंगे हम ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 माइनस अंडर 3 किसके बराबर आ गया? a बटा b के बराबर हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे हम? इस अंडर 3 को इधर को ले आओ तो ये बनेगा 5 माइनस a बटा b बराबर है अंडर 3। तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? अंडर 3 किसके बराबर है? 5 माइनस a अपॉन b। और जहां पे a और b क्या है? जहां a और b क्या है? पूर्णांक है और सहभाज्य संख्याएं हैं। पूर्णांक है। जहां पे a और b क्या है? पूर्णांक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर 3 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लो तो ये आएगा b। और ये बनेगा आपके पास 5b माइनस a। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये कैसे आया तो आप मुझे जरूर पूछे। तो आपके पास जो अंडर 3 है वो क्या आया? 5b माइनस a अपॉन b। इसका मतलब क्या हुआ? a और b क्या है आपके पास? पूर्णांक है। तो 5 गुणा पूर्णांक माइनस a की जगह, a और b की जगह पूर्णांक लिखना है आपने, बटा पूर्णांक। तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको? पूर्णांक में से पूर्णांक घटाओगे तब पूर्णांक मिला, और बटे में भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक को पूर्णांक से भाग देंगे तब भी क्या मिलेगा? पूर्णांक मिलेगा, यानी कि एक इंटीजर मिलेगा। यानी कि आपके पास अंडर 3 क्या मिला आपको? पूर्णांक मिला। और पूर्णांक जो भी होते हैं आपके पास, सभी टाइप के पूर्णांक जो भी है वो क्या होते हैं आपके पास? परिमेय संख्या। सारे पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्या। कैसे? अब आपको लग रहा होगा कि माइनस ए 2 माइनस 1 0 1 2 ये सारे क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक है। और इस ये सारे क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, और ये p बटा q के रूप में आ गया। और सारे पूर्णांक क्या होंगे? परिमेय संख्या होगी। परंतु हमने सिद्ध किया था कि जो भी आपके पास अभाज्य संख्या का वर्गमूल होता है वो सारे क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होती। परंतु परंतु अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या? एक अपरिमेय
एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यहाँ पे हमने क्या माना था, इसको परिमेय संख्या, परंतु ये क्या आ गया आपके पास, अपरिमेय संख्या है ये √3, जो कि एक विरोधाभास है। यहाँ पे एक लाइन ऐड करनी है, जो कि एक विरोधाभास है। ये क्या है, विरोधाभास है, क्योंकि √3 हमारे पास परिमेय संख्या आ गया, परंतु है √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि एक विरोधाभास है, जो कि हमारी है, जो कि हमारी गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना के कारण, उत्पन्न हुआ, हुआ। अतः 5 माइनस √3, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास ये वाला, ये एक समांतर श्रेणी से क्वेश्चन दिया है, तो इसको देखते। वह एपी ज्ञात करे जिसका तीसरा पद 16 है, यानी कि आपके पास दिया क्या, A3 कितना दिया है, 16 दिया है, और आपके पास सातवां पद पांचवें पद से, मतलब जो A7 है वो पांचवें पद से कितना अधिक है, वो पांचवें पद से 12 अधिक है। तो अधिक का मतलब प्लस। तो यहां से हमारे पास A3 का फॉर्मूला लगाओ, तो ये बनेगा A प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो A प्लस 3-1 इंटू डी। तो A3 का वैल्यू कितना है, 16 है, 16 बराबर है A प्लस 2D। तो यहां से ये एक मिल गया आपको समीकरण, इसको नाम दे दो 1। अब यहां से इसको सॉल्व करो, A7 बराबर है A5 प्लस 12। तो यहाँ पे A7 का फॉर्मूला लगाओ, तो ये बनेगा A प्लस n की वैल्यू कितनी है, 7-1 इंटू डी बराबर है, और ये यहाँ पे लगेगा A प्लस 5-1 इंटू डी प्लस 12। तो ये कितना आएगा, A प्लस 6D बराबर है, और ये आएगा A प्लस 4D प्लस 12। तो A से ये कैंसल हो गया, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, 6D बराबर है 4D प्लस 12। D वाले वन साइड कर दो, तो 6D माइनस 4D बराबर है 12। 6D में से 4D कैंसल हो गया, तो क्या मिला, 2D बराबर है 12, और यहाँ से D का वैल्यू कितना आया, 12/2। और जब 12/2 को कैंसिल करोगे आप, तो 6 आया, तो D का वैल्यू कितना आया, 6। अब आपने ये D का वैल्यू कहाँ पे रखना है, ये समीकरण 1 में रखना है, और यहां से A का वैल्यू मिलेगा आपको। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो क्या मिला आपको, 16 बराबर है A प्लस 2 गुणा D। तो D की जगह क्या रखना है आपने, D की जगह रखना है जो हमारे पास वैल्यू आई। तो यह आया 16 बराबर है A प्लस 12। तो 12 इधर को ले आओ, 16 माइनस 12 बराबर है A। तो ये कितना आया, 4 बराबर है A। तो यानी कि A का वैल्यू कितना है आपके पास, 4। तो यहाँ से AP पता कर सकते हो आप, यहाँ से AP पता लगा सकते हो आप। जब पहला पद 4 है और सार बनतर 6 है, तो 4 में 6 जोड़ दो 10, 10 में 6 जोड़ दो 16, 16 में 6 जोड़ दो 22, में 6 जोड़ दो 28, एंड सो ऑन। तो AP क्या आ गई आपके पास, AP आई आपके पास 4, 10, 16, 22, 28 एंड सो ऑन। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बार बार अभ्यास करें आप अपनी रफ कॉपी पर, और कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।